दोस्तों, ट्रंप एक बार फिर से बड़ा फरेब करने जा रहे हैं। एक तरफ वो युद्ध विराम की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के भीतर एक बड़ा कमांडो ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। उधर ट्रंप का ये प्लान जब अमेरिकन मीडिया में लीक हुआ तो आज ईरान की सेना ने सीधे सीधे चैलेंज अमेरिका को दिया है। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर ट्रंप की सेना ने, मिलिट्री ने ईरान की जमीन पर पांव रखा तो फिर एक भी सैनिक अमेरिका का वहां से जिंदा नहीं लौटेगा, जिंदा नहीं लौटेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासतमदारान खबीस व कूदककश अमेरिकाई साहयोनी। अब दोस्तों, ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका की सेना अगर ईरान की जमीन में घुसने की कोशिश करती है, किसी टापू पर कब्जा करती है, तो फिर आमने सामने की लड़ाई होगी। आमने सामने की लड़ाई होगी, जंग एक भयानक मोड़ पर होगी और बहुत बड़े पैमाने पर सैनिक मारे जाएंगे। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं उस सीक्रेट रिपोर्ट की जिसने तहलका मचा दिया है वॉशिंगटन डीसी से लेकर तेहरान तक। अब ये जो रिपोर्ट है ये पेंटागन की है। पेंटागन यानी अमेरिका का रक्षा मुख्यालय। इस रिपोर्ट को लीक किया है या खुलासा किया है अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि पेंटागन जो है वो ईरान में घुसने की तैयारी कर रहा है। तैयारी पूरी तरह से फाइनल है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका एक बड़े ऑपरेशन, एक बड़ा कमांडो ऑपरेशन करेगा जिसमें मैरीन्स होंगे, पैराट्रूपर्स होंगे और इस ऑपरेशन के तहत वो ईरान का एक स्ट्रेटेजिक आइलैंड, एक बहुत ही अहम टापू सुरक्षा की दृष्टि से, उस पर कब्जा कर लेगा। और शक किया जा रहा है कि ये जो आइलैंड है, ये जो टापू है ईरान का, वो अबू मूसा नहीं है, वो लरक आइलैंड है। जी हाँ, लरक आइलैंड, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक आइलैंड। अब दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस नक्शे को ज़रा गौर से देखिए। पेंटागन का सारा प्लान, अमेरिका का सारा प्लान आपके सामने होगा। इस नक्शे में आपको दुबई दिख रहा है और वहीं पर आपको यूएई का जो बॉर्डर स्टेट है रसल खैमा दिख रहा है। अब रसल खैमा से तकरीबन 100 किलोमीटर या आप कह सकते हैं 100 से 120 किलोमीटर की दूरी पर ईरान का केशम आइलैंड, ये बड़ा आइलैंड है। और केशम आइलैंड के ठीक बगल में एक छोटा सा आपको टापू दिख रहा है, एक और छोटा सा टापू दिख रहा है, ये है लरक टापू, लरक आइलैंड। अब सैनिक दृष्टि से ये आइलैंड, लरक आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सी पर बॉर्डर पेट्रोलिंग होती है। यानी हॉर्मुज़ की खाड़ी में कौन सी शिप जा रही है, कौन सी शिप आ रही है, कौन सा जहाज़, कौन सा ऑयल टैंकर जा रहा है, कौन सा जहाज़ आ रहा है, इसकी जानकारी, इसकी निगरानी यहीं से होती है। और अगर आप गौर करेंगे इस और फुटेज पर तो आप देखेंगे कि इस आइलैंड पे, बहुत छोटा आइलैंड है, यहाँ पर बड़े बड़े मोबाइल रडार हैं जो ऐसा कहा जाता है कि रूस ने ये मोबाइल रडार फिट किए हैं। और ये दरअसल रडार ऐसे हैं जो किसी भी सूरत में कोई भी मूवमेंट अगर है किसी भी तरह का, उसको पकड़ लेते। और भी यहाँ बहुत से इक्विपमेंट है, यहाँ पर पेट्रोलिंग बोट्स हैं, यहाँ पर नौसेना के कमांडो तैनात हैं और आप कह सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, आइलैंड है ईरान के पास। अब दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट ने बहुत ज़्यादा डिटेल तो दिए नहीं और वैसे भी जंग में कोई बहुत ज़्यादा डिटेल तो देता नहीं कि किस तरह से इस आइलैंड तक पहुंचेंगे, कैसे कब्जा करेंगे, क्या पैरा ट्रूपर्स जो हैं वो पैराशूट से लैंड करेंगे या मैरीन कमांडो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस तरह के डिटेल्स वॉशिंगटन पोस्ट ने शेयर नहीं किए और शेयर भी नहीं करने चाहिए, लेकिन एक प्लान उसने बताया है और उस प्लान का मकसद ये कि एक बार अगर ये आइलैंड कब्जे में आ गया अमेरिका के, तो फिर हॉर्मुज़ की खाड़ी जो इस वक्त नियंत्रण में है ईरान की नौसेना के पास, उस पर ट्रंप बारगेन कर सकते हैं। यानी 6 अप्रैल को बातचीत टूट गई जिसका अंदेशा है, तो ये ट्रंप का नेक्स्ट स्टेप है जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और जो वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छाप के आगाह कर दिया है। अब जब से खबर ईरान तक पहुंची है तो सेना जो है वहाँ बार बार चैलेंज कर रही है। बहुत कॉन्फिडेंस में इस्लामिक सेना दिखती है। उसकी वजह ये दोस्तों ये है कि अगर ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं, टापू देख रहे हैं, इसके चारों तरफ जो समंदर है, ऐसा कहा जाता है कि चारों तरफ समंदर की सतह पर बारूद बिछा हुआ है
और यही नहीं, अगर पैराशूट से कमांडो आते हैं, उतरते हैं इस टापू पर, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो ये जो केशम आइलैंड बगल में, यहाँ पर हर तरह की मिसाइल गुफाओं में फिट है। तो एक तरफ मिसाइल है, ड्रोन्स हैं और नीचे बारूद बिछा है। और इसीलिए इस्लामिक सेना के प्रवक्ता कह रहे हैं, आर्मी के चीफ कह रहे हैं, डिफेंस के वहाँ के अधिकारी कह रहे हैं कि अगर कदम रखा, अगर सेना ने, अमेरिका की सेना ने इस टापू पे या खर्ग टापू पे या किसी और टापू पे या ज़मीन पर अगर कदम रखा, तो फिर जिंदा नहीं लौटेगा यहाँ से अमेरिका का सैनिक, चाहे वो मरीन हो, चाहे वो कमांडो हो, चाहे वो पैराट्रूपर हो। अब दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिकी फ़ौज जो इस वक्त काफ़ी हताश दिख रही है, ट्रंप भी हताश दिख रहे हैं, क्या वो एक आखिरी बाजी खेलना चाहती है? और ये जो आखिरी बाजी है, क्या ये इस आइलैंड पर खेली जाएगी, इस टापू पर खेली जाएगी? क्या ऐसा है, यानी ज़मीन पर उतरना चाहती है अमेरिकी फ़ौज? दैट इज़ द क्वेश्चन। और अगर ऐसा है, तो फिर ये जो ट्रंप बातचीत की बात कर रहे हैं, ये जो शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान बात कर रहा है या फिर टर्की बात कर रहा है, इजिप्ट बात कर रहा है, जहां बैठकें चल रही इस्लामाबाद में, फिर इसका मतलब क्या ये फरेब है? असली प्लान ये है। और असली प्लान अगर ये है कि ज़मीन पर अमेरिकी फ़ौज उतरेगी, तो क्या फिर वाकई ये जंग बहुत भयानक होने जा रही है? और फिर ईरान क्या वाकई ज़मीन की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से बेताब है, पूरी तरह से उसने इंतज़ाम कर रखा है? यही सवाल मैंने पूछा ज़मीर अब्बास साहब से। ज़मीर अब्बास साहब ईरान में हैं, कुम शहर में, सीधे लाइव हो रहे हैं आपके लिए, और बड़ी मुश्किल से उनसे संपर्क हुआ है आज। ज़मीर साहब सेना के भी टच में हैं, वहाँ के निज़ाम के भी टच में हैं, ईरान को समझते भी हैं, हिंदुस्तान को भी समझते हैं, और इस जंग को बहुत करीब से देख रहे हैं। सुनिए ज़मीर साहब को इस सवाल पर, जो सीधे ईरान से लाइव हो रहे हैं आपके लिए। ज़मीर साहब, जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो इस वक्त ये है कि ये सही बात है कि बातचीत हो रही है और 6 अप्रैल को डेडलाइन समाप्त हो रही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, पेंटागन का मानना है, जो रक्षा मुख्यालय है अमेरिका का, उनका ये कहना है कि अब हम ज़मीनी जंग की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत जल्द, यानी 6 तारीख के बाद अगर बातचीत टूटती है, जिसका अंदेशा है, अमेरिका अपने कमांडो के साथ, अपने पैराट्रूपर्स के साथ वो ईरान की ज़मीन पर जो है वो पहुंचेगा और वहां पर ज़मीनी जंग शुरू करने जा रहा है। क्या इसको लेकर ईरान में घबराहट है? क्या इसको लेकर ईरान में बेचैनी है? ये देखिए, दिसंबर के एंड से शुरू हुआ था, अब्राहम लिंकन आ रहा है, अब्राहम लिंकन आ रहा है, जेरार्ड फोर्ड आ रहा है, जेरार्ड फोर्ड आ रहा है। अभी 1 महीना हो गया जंग को, ना इब्राहिम लिंकन ही रहा है, होर्मुज के नजदीक आया, ना ईरान के नजदीक आया। जेरार्ड फोर्ड इस वक्त ग्रीस में है। कल ही ईरान ने इनके एक्वास नाम का जो इनका एक जहाज था, उसको भी कल मारा है। वो भी सिर्फ 12 है अमेरिका के पास, उसमें से 1 ईरान ने तबाह कर दिया। तो मैं कई सवाल हैं जो हमारे दर्शक है उनके लिए क्लियर कर देना चाहता हूं। एक ये है कि ये पैराट्रूपर्स लेके आ रहे हैं, फला चीज लेके आ रहे हैं। भाई, तुम्हारे 40,000 ऑलरेडी जो सोल्जर्स इधर हैं, वो कहाँ हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स में परसों एक रिपोर्ट छपी है, उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में कह रहे 13 इनके मिलिट्री बेसेस है, तबाह हो गए, अनइनहैबिटेबल है, यानी वहां नहीं रह सकते लोग। एंड मिलिट्री पीपल आर वर्किंग रिमोटली। वो मिलिट्री बेस में नहीं है, वो बाहर छुपे हुए हैं, होटल्स में और गराजेस में, बेसमेंट्स में। इनके सोल्जर्स तो फिलहाल इस हालत में है। ईरान में बात ये चल रही है कि अगर जंग की शुरुआत होगी और अगर हम इनके जो वॉर प्रिजनर्स लेंगे, यानी इनके सिपाहियों को जब कैदी बनाएंगे, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। ईरान में ये बात नहीं हो रही है कि वो आएंगे तो क्या होगा। ईरान में ये बात हो रही है कि जब आएंगे तो कैदी बनेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए। नहीं, मेरा जो सवाल है, मैं तो जो अमेरिका के दावे हैं मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि आप इस वक्त ईरान में हैं, लाइव है वहाँ से, और आपको ज़मीनी सच्चाई मालूम है, क्योंकि आप ईरान की ज़मीन से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका का ये कहना है कि हम सबसे पहले लरक आइलैंड जो है उसको कैप्चर करेंगे, उसके बाद वहाँ से केशम आइलैंड, जो बड़ा आइलैंड है, वहाँ पहुँचेंगे। ये सारे नक्शे पे हमारे दोस्त देख रहे हैं। और फिर हम अल्टीमेटली जो ईरान का सबसे बड़ा ऑयल डिपो है उसको भी हम कैप्चर करेंगे, यानी खार्ग आइलैंड को। और फिर हम एक बार्गेनिंग पावर में आ सकते हैं,
जहां हम ईरान से बारगेन कर सकते हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले। अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलता है तो ये सारी जो आइलैंड्स हैं, स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स ईरान के, वो हमारे हाथ में होंगे। ये कहना है उसका। जी, देखिए पहले तो ये है कि शेख चिल्ली के ख्वाब हैं, जब ये पूरे होंगे तब की बात तब होगी। दूसरी बात ये है कि जब ये आइलैंड्स के नजदीक आएंगे तो ईरान के लिए इनको मारना आसान हो जाएगा। दूर ये नहीं आ रहे हैं, 1 महीना हो गया है, नजदीक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं ईरान की मिसाइल इनको मार सकती है। तो ये जो मीडिया में क्रिएट कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, तो 1 महीने 2 महीने से हम सुन रहे हैं। तो जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था वही हम भी कहते हैं, आइए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ की जो शार्क मच्छियां हैं, ये आज जो उनके आईआरजीसी के हेड है उन्होंने कहा शार्क मच्छियों ने अमेरिकन फूड नहीं खाया है, आप आइए तो शार्क मच्छियां यहाँ की जो है वो अमेरिकन फूड भी खाएंगी। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अबू मूसा आइलैंड हो या तुर्म पे ये 2 कूचे को बुजुर्ग जो छोटा और बड़ा है, या खार्क आइलैंड है, ये इनके ख्वाब में है कि हम इन्हें कैप्चर कर लेंगे। अगर ये कैप्चर कर लेंगे, अगर बिल फर्ज कैप्चर भी कर लेंगे, तो इससे दुनिया में ऑयल सप्लाई और डिसरप्ट होगा। खार्क आइलैंड में तो ऑयल है नहीं, दुनिया में ऑयल सप्लाई और डिसरप्ट होगा और ऑयल की कीमत 300 पहुंच जाएगी। तो इनके पास देखें, जो इनके ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं दे डोंट हैव एनी स्ट्रैटेजी, द ओनली स्ट्रैटेजी दैट दे हैव इज खाली उन लोग मीडिया में आके बात करके मार्केट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। If they come, it will be very bad for them because Iran is preparing for this war since last 20 years. तो ईरान को सब पता है कि 20 years में ये होगा। प्लस ईरान ने क्लियर किया है, ईरान के ऑफिशियल ने नहीं कहा है, बल्कि ईरान के मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो आते हैं न्यूज चैनल्स पर, उन्होंने कहा है कि अगर वो खार्क आइलैंड पे आएंगे तो हम भी दुबई एंटर हो सकते हैं, बहरीन भी एंटर हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि वो हमारी जमीन पर आएंगे, हम उनकी जमीन पर नहीं जाएंगे। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। जी, ये भी अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि जब ये आइलैंड्स के बाद जो सेकंड स्टेप है पेंटागन का, उसमें तेहरान पर कब्जे की बात हो रही है कि तेहरान पर कब्जा करके फिर तख्ता पलट आसानी से किया जा सकता है ईरान में। दीपक जी, मुझे इनकी बातों पे, पहले इन्होंने कहा कि होर्मुज हमारी जंग नहीं है, कल ही मार्को रूबियो ने कहा है कि होर्मुज हमारी लड़ाई नहीं है। कल उससे किसी इंटरव्यू में पूछा तो कह रहा नहीं होर्मुज हमारी लड़ाई नहीं है। एक बार कहते हैं हमारी लड़ाई, एक बार कहते हैं हमारी लड़ाई नहीं है, एक बार कहते हैं 48 घंटे में खाए, 48 घंटे में खोल दो, एक बार कहते हैं कि 5 दिन का टाइम लेते हैं, फिर 10 दिन का टाइम लेते हैं। तो ये तो खुद ही कंफ्यूज है कि क्या करना चाहते हैं। तेहरान तो दूर की बात है, अगर ईरान की सरजमीन पर अगर इन लोगों ने एंटर किया, तो आप सब जानते हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं ईरान इज अ किल बॉक्स, कि ईरान के चारों तरफ माउंटेन्स हैं, ईरान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पर एंटर करना बहुत डिफिकल्ट है। तेहरान तो बहुत दूर है। देखिए ईरान जो है कई लाख किलोमीटर की जमीन है। ईरान ऐसा नहीं है, आप इराक, अफगानिस्तान और सीरिया तीनों को मिला देंगे फिर आपका एक ईरान बनेगा। इन लोगों ने ये 3 जगह जंग की और 3 जगह जंग करने में 20 साल इनको लगे, और 20 साल लगने के बाद इराक को, अफगानिस्तान को तालिबान के पास छोड़ दिया, इराक से भागना पड़ा। सीरिया के अंदर इन लोग जो है वही जुलानी जो उनका आईसिस का हेड था उसको हेड बना के चले गए। तो ये 3 जगह इन्होंने 3 अलग वॉर लड़ी, कहीं नहीं जीत पाए। तीनों मिला के ईरान है और ईरान उनसे 100 गुना ताकतवर है, और ये अभी तक शेख चिल्ली के ख्वाब देख रहे हैं कि हम ईरान पे कब्जा करेंगे। भाई हमारा सवाल इनसे ये है, अमेरिकन से ये है कि आपके 12 मिलिट्री बेसेस, न्यूयॉर्क टाइम्स बोल रही है, टोटली यूजलेस हो गए हैं, वहां पर लोग नहीं है, लोग होटल्स में रह रहे हैं। किस ख्वाब में हो कि आप जंग करोगे, लड़ाई करोगे, जब आपके सोल्जर्स होटल में छुपे हुए हैं? वो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टॉकिंग। जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान का ये कहना है, खासकर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं जो निगोशिएशन कर रहे हैं ट्रंप के बिहाफ पे, उनका ये कहना है कि ईरान को हम मना लेंगे और ईरान को हम टेबल पर ले आएंगे, और हमारे पास टर्की की भी बैकिंग है और अमेरिका ने वाकई उनको अपॉइंट कर रखा है। तो पाकिस्तान का ये दावा है कि हम 6 तारीख तक ईरान को मना लेंगे और ये जंग खत्म हो जाएगी। ये पाकिस्तान का जो भी दावा है वो ईरान की तरफ से ऑफिशियली रिजेक्टेड है। ईरान ने कहा है कि हमारी किसी से कोई नेगोशिएशंस नहीं हो रही है, सिर्फ अलग अलग कंट्रीज ने हमें मैसेजेस भेजी हैं उनकी तरफ से, और उन मैसेजेस का हमने जवाब दे दिया है।
तो ईरान कोई नेगोशिएट कर रहा है, ये क्लियर है कि ईरान नेगोशिएट नहीं कर रहा है। आप देखें सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें, कल परसों की रात को ईरान पर न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड स्टील पर और एक दूसरे येलो केक जो बनते हैं जो न्यूक्लियर प्लांट्स में इस्तेमाल होते हैं, दोनों जगह हमले हुए, इंडस्ट्रियल प्लांट्स पे हमले हुए, स्टील साइट्स पर हमले हुए। तो ईरान ने कहा है कि हम जवाब देंगे और ईरान ने आज जवाब दिया है। और ईरान के ऊपर कल एक यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के ऊपर हमला हुआ है और ईरान ने भी उसका पलट के जवाब दिया है। इस वक्त दीपक जी, मैं आईडीएफ का जो हेड है, जामिर नाम है उसका, लोग मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि आपका ही नाम है, जमीर है वो, तो वो जामिर है वो, लेकिन उसका कहना है कि 5000 हमारे अभी ऑफिशियल कल टाइम्स ऑफ इजराइल में 5000 लोग जख्मी हैं इजराइल के इस वक्त। और वो ये कहता है कि मैं 10 रेड फ्लैग्स उठा रहा हूं, कह रहा हूं कि भाई हम लोगों के पास स्टाफ नहीं है, 20,000 हमारे स्टाफ सोल्जर्स कम है, अमेरिका के सोल्जर्स इस वक्त होटल्स में छुपे हुए हैं, कौन लड़ेगा इनके लिए? मतलब ये क्या बातें कर रहे हैं ना। इनके फाइटर जेट्स इस वक्त, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि जो हवा में इनके फाइटर जेट्स हैं जो रिफ्यूलिंग करते हैं, उसके अंदर लाइंस लगी हुई हैं, यानी KC-135 इनके पास जितने थे, ईरान ने 3 या 4 KC-135 गिरा दिया है। तो ये क्या बातें कर रहे हैं सिवाय इसके कि ये टाइम खरीद रहे हैं और लोगों के जहनों को मशगूल कर रहे हैं। ऑन रियलिटी, ऑन ग्राउंड, ऑन वॉर, उन लोगों के पास कोई सब्सटेंशियल चीज नहीं है लोगों को बताने के लिए कि हमने ये कर लिया। आप रेजीम चेंज करने आए थे, रेजीम ज्यादा स्ट्रांग हो गई, हुकूमत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। आपने कहा था कि भाई हम ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल्स को, ईरान के मिसाइल सिस्टम को तबाह कर देंगे। ईरान रोज मिसाइल मार रहा है और तबाहकुन मिसाइल मार रहा है। खुद द जेरूसलम पोस्ट में और द टाइम्स ऑफ इजराइल में आया दीपक जी कि जो इंटरसेप्टर्स हैं उनके वो खत्म हो रहे हैं, यानी जो इंटरसेप्टर्स होते हैं जो मिसाइल्स को रोकते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, वो खत्म हो रहे हैं। तो किस हिसाब से ये लोग कह रहे हैं कि हम जंग के अंदर लड़ने आएंगे, जबकि हर जगह इनके खाने चित हो रहे हैं, यानी कहीं पर इनके पास कुछ जंग में दिखाने के लिए नहीं है सिवाय इसके कि हमने इतने सारे मासूम इंसानों को मार दिया। जी, एक और बात जो आ रही है, जो वर्ल्ड मीडिया कह रही है कि अभी तक आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई, अबू धाबी, फिर कतर और कुवैत, यहाँ तक कि सऊदी अरब, वहाँ की ऑयल रिफाइनरीज पर आपने हमले किए और वहाँ के गैस प्लांट पर हमले किए, और अब आपकी तरफ से, ईरान की तरफ से जो हमले हैं वो एल्युमिनियम प्लांट्स पे हो रहे हैं। आपने पिछले 24 घंटे में जो दुनिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम प्लांट है अबू धाबी में, वहाँ पर हमला किया, उसको आग के हवाले कर दिया। और बहरीन में जो एल्युमिनियम का प्लांट है उस पर भी आपने हमला किया और वो प्लांट बंद हो गया है। तो उस ये कहना है यूएई और बहरीन का कि हम तो भाई ब्रदरहुड में विश्वास करते हैं, भाईचारे में विश्वास करते हैं, लेकिन ईरान हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ता चला जा रहा है, हमको खत्म करता चला जा रहा है। देखिए, इसको वॉर ऑफ एस्केलेशन कहते हैं, एस्केलेशन लैडर कहते हैं वॉर की टर्मिनोलॉजी में। परसों ईरान के स्टील प्लांट्स पे हमला हुआ, एल्युमिनियम प्लांट्स पे हमला हुआ, और जब ईरान के स्टील और एल्युमिनियम प्लांट्स पर हमला हुआ और आप किसी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करते हो और अगर सामने वाली कंट्री जवाब में आपको उसी लेवल का जवाब नहीं देती है तो उसे लगता है कि आप वीक हो, फिर उससे बड़ा हमला करती है। तो ईरान के लिए जरूरी है कि जिस लेवल का हमला होगा उस लेवल का जवाब दिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस भी फैक्ट्री पर ईरान हमला कर रहा है उसके अंदर अमेरिकन ओनरशिप है, यानी वो उस कंट्री की कंप्लीट ओनरशिप वाली जमीन नहीं है। ईरान क्लियर कर रहा है कि अगर खुद उसी कंट्री की है। दूसरी चीज ये है कि इनको कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपनी जमीन और अपना आसमान दे रहे हैं। कल ट्रंप ने कहा अमेरिका में, कह रहा है कि कतर, यूएई, सऊदी, ये सब हमारे साथ, दे आर फाइटिंग विद अस इन दिस वॉर। ये नहीं कह रहा है कि दे आर सपोर्टिंग, दे आर फाइटिंग विद अस इन दिस वॉर। तो अगर आप ईरान के खिलाफ जंग कर रहे हो तो, और आप ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मार रहे हो और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं मारा जाए, तो ये ख्वाब की दुनिया है। जंग ऐसे नहीं चलती है। अच्छा, कतर के बारे में दीपक जी मैं कह दूं आपके व्यूअर्स के लिए, पिछले 4-5 दिनों में कतर ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया है। कतर की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे ईरान के खिलाफ, और ईरान की तरफ से भी कतर पे हमला तकरीबन खत्म हो गया है। कतर ने बैकडोर आके अनाउंस कर दिया है कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस वॉर,
हम लोगों को बाहर रख दें, एंड वी डू नॉट वांट टू जॉइन दिस वॉर एंड वी आर नॉट विद अमेरिका। तो अमेरिका का जो अलायंस था वो इस वक्त टूटता हुआ नजर आ रहा है। जी। मैं आप आखिरी सवाल कर रहा हूँ। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ईरान में इस वक्त बिजली, पानी, इंटरनेट इसकी बहुत किल्लत है और अमेरिकी अखबारों का कहना है कि लाइफ हैज़ कम टू स्टैंड स्टिल। जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और फौज भी बहुत पहले से कमज़ोर हो गई है। देखिए, फौज तो इतनी कमजोर हो गई है कि ये लोग जुर्रत नहीं कर रहे हैं कि नजदीक आए। और दो नजरिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान ने इस जंग को प्रिपेयर किया है और वो अपनी मदरलैंड को डिफेंड करने के लिए जा रहे हैं, और अमेरिकन सोल्जर्स जो आ रहे हैं वो फॉरेन लैंड को ऑक्यूपाई करने आ रहे हैं। तो दोनों के जज्बे में बहुत फर्क होता है। जब अपनी मातृभूमि को आप दिफा करने के लिए आपका जज्बा अलग होता है, और आप किसी कंट्री में किसी प्रेसिडेंट के लिए या किसी कंपनी के फायदे में जाके आप हमला कर रहे हो, तो वो जो सोल्जर्स होते हैं उनमें वो जज्बा नहीं होता। ईरान के लिए क्लियर है, ईरान की हुकूमत के लिए क्लियर है कि दे आर रेडी। और ये जो कि ईरान में लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं और बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके व्यूअर्स के लिए, कि 2 मई को ईरान में इलेक्शन अनाउंस हुआ है। काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस होते हैं। तो ईरान में बिल्कुल सामान्य स्थिति है। यहां पर गवर्नमेंट ऑफिसेस 3 घंटा शाम को एक्स्ट्रा काम कर रही है ताकि लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। जो बिल्डिंग पे हमले होते हैं, फौरन यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहां पहुंचती है, वहां के लोगों के नाम, नंबर, एड्रेस वगैरह सब लेती है, उनकी डिटेल्स लेती है और उनको फौरन प्रोवाइड करती है या हाउसिंग प्रोवाइड करती है टेम्पररी, और उनको अनाउंस करती है कि आपका जो भी नुकसान हुआ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगा। तो ईरान में एवरीथिंग इज फंक्शनिंग वेरी वेल, खाना पीना, सारी चीजें हैं, अंडा, ब्रेड, मक्खन, जैम, सब। यानी ईरान के अंदर एवरीथिंग जो भी है। आप कोई भी मार्केट में प्राइस नहीं बढ़ा है। जैसे इंडिया में फौरन पैनिक हो गया कि भाई लाइन लग गई, जबकि ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट कह रही है पेट्रोल है हमारे पास, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैनिक हो गया क्योंकि लोगों के अंदर फियर है। खाने पीने की सारी चीजें मिल रही हैं जमीर साहब, सब बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है, मक्खन, दूध, चाय, ये सारी चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूं कि और ना कि सिर्फ मिल रहा है बल्कि प्राइस भी नहीं बढ़ी है, यानी हत्ता बहुत सारी चीजों में प्राइस कम हुई है, यानी एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल, कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको वीडियोस भी बना के भेजूंगा दीपक जी, यहाँ की लाइव रात को जैसे आप देखते होंगे वीडियोस, लाखों की तादाद में लोग हर रोज आ रहे हैं। और ये जंग को उन लोगों ने एक ऐसी जंग बना ली है जहां पर लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हमारी मिलिट्री नहीं लड़ रही है, हम भी मिलिट्री के साथ रास्ते पे खड़े हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि हम दुश्मन से नहीं डरते, तो हमारी मिलिट्री के साथ मिलके लड़ रहे हैं। तो खाना पीना, अभी मेरी वाइफ गई थी शॉपिंग सेंटर में, तो कह रही थी कि कोई रश नहीं था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। मैं गई, मैंने शॉपिंग की, सब कुछ एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो यहाँ पर ईरान में देयर इज नो पैनिक। और जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल में पीपल आर स्टेइंग इन बंकर्स, यहाँ पर सब कोई अपने घर में रह रहा है, लाइफ इज नॉर्मल, वहां लाइफ नॉर्मल नहीं है। ये ज़मीर अब्बास साहब थे, सीधे लाइव हैं, आजकल बहुत चर्चित चेहरे हैं और इनको देखा जा रहा है। इनका ये कहना है कि लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, खाने पीने की सारी चीज़ें मिल रही हैं, अंडा, ब्रेड, मक्खन, जैम, जो भी आपको चाहिए, किसी तरह का कोई पैनिक नहीं, कोई बंकर में नहीं रह रहा है। जहाँ तक फ़ौज की बात है तो फ़ौज इंतज़ार कर रही है बेताबी से अमेरिकन सोल्जर्स का, और ज़मीर साहब ने कहा है कि 1 महीने से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे नज़दीक तो आएँ। अब्राहम लिंकन जो सबसे बड़ा जंगी जहाज़ है, ये तो हमारे नज़दीक आए, हमारे नज़दीक कमांडो तो आए, हमारे नज़दीक मेरीन कमांडोज वो तो आए, लेकिन कोई नज़दीक नहीं आ रहा है। उसका इंतज़ार, यानी छुरी पे धार जो है वो कसी जा रही है और इंतज़ार हो रहा है, वेलकम किया जा रहा है कि अमेरिकी फोर्सेस ईरान की सरजमी पे आए। और एक बड़ी बात इन्होंने कही, आखिर में मैं ज़रूर उसको दोहराना चाहूँगा। इनका ये कहना है कि जो डिसाइडिंग फैक्टर वॉर का है वो हथियार नहीं है, वो सोल्जर्स नहीं है। दरअसल ये जो लड़ाई है, ये जिस बुनियाद पे लड़ी जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लड़ रहे हैं अपनी मातृभूमि के लिए और अमेरिका लड़ रहा है किसी की ज़मीन कब्जा करने के लिए। ये फ़र्क है। इसलिए ये जो जंग है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो चाबी है धीरे धीरे मुस्तबा खामनाई के हाथ में आ रही है। और आज जिस तरह से ट्रम्प के विरोध में 90 लाख लोग उतरे हैं अमेरिका की सड़कों पर, ये भी एक ऐतिहासिक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है और ये दिखाता है कि ट्रम्प बहुत प्रेशर में। थैंक यू सो मच मिस्टर ज़मीर अब्बास फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बीइंग लाइव फ्रॉम ईरान। थैंक यू सो मच।